हेलो बच्चों, वेलकम टू डिजिटल टीचिंग ऑफ आदित्य बिरला इंटरमीडिएट कॉलेज रेणुकूट सोनभद्र। बच्चों, मैं आपको पढ़ा रही थी हिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद हमने पिछले वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट कर दिया था। लास्ट पॉइंट हमारा रह गया था सामूहिक अपनेपन का भाव। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सामूहिक अपनत्व की भावना जो थी लोगों के अंदर जो आई थी इस राष्ट्रवाद के दौरान, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, तो चलते हैं। तो बच्चों, ये जो सामूहिक अपनेपन की जो भावना लोगों के अंदर आई, तो इसका राष्ट्रवाद पे क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में हम जानेंगे। तो राष्ट्रवाद की भावना लोगों के मन में कब आती है? तो राष्ट्रवाद की भावना लोगों के मन में तब पनपती है जब लोगों को लगता है कि हम एक ही देश के निवासी हैं, हम एक ही राष्ट्र के अंग हैं, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इन सारे परिस्थितियों में जो समुदाय होते हैं, क्षेत्र होता है, जो भाषा होते हैं, इन सबसे जो संबद्ध जो जुड़े हुए जो समूह होते हैं, उनके द्वारा जो है सामूहिक अपनेपन की भावना का विकास हुआ यहाँ पर। तो यहाँ भले ही अलग अलग समुदाय थे, अलग अलग लोग थे, लेकिन उनका जो है वो सारे मिलके इस राष्ट्रवाद की भावना का विकास में उन सबका योगदान है। सब एक मिलकर एक तरह से साझा दृष्टिकोण अपना रहे थे ये। तो इसमें इतिहास व साहित्य, मतलब इनका बहुत बड़ा रोल था। जो इतिहास और साहित्य, हमारे जो प्राचीन इतिहास है और जो हमारे साहित्य है या फिर लोक कथाएं हैं जो लोग गांव में सुनाते थे, या फिर घरों में घर घर में लोक कथाओं का जो गान करते थे, उसको कहानियां जो एक तरह से सुनाते थे, या फिर गीत होते थे, या फिर चित्रों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से, इन सबके द्वारा राष्ट्रवाद को साकार करने का प्रयास किया गया। और इन सबका, इन जो है इतिहास और साहित्य, लोक कथाएं, गीत और जो है चित्रों, प्रतीकों का इस राष्ट्रवाद को साकार करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो बच्चों, एक चित्र ये बना हुआ है जिसमें ये बाल गंगाधर तिलक का चित्र है, जिसको एक राष्ट्रवाद की भावना को लेकर के बनाया गया, क्योंकि इस चित्र के चारों तरफ जो है जो प्रतीक बने हुए हैं, इसमें मंदिर भी है, मस्जिद भी है, चर्च भी है। तो इन सारी चीजों को लेकर के ये दिखाया गया कि इन सबके बीच में एकता है। इस एकता के भाव को लाया गया, इसके साथ ही राष्ट्रवाद का विकास किया गया। तो इसमें सामूहिक अपनेपन की भावना का बहुत बड़ा रोल था। अब ये अगला है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने, इन्होंने 1870 में एक गीत लिखा था वंदे मातरम, जो कि उस समय बहुत चर्चित हुआ, लोगों के जुबान पे आ गया था ये गीत वंदे मातरम। वंदे मातरम मतलब मैं अपनी जो है मातृभूमि की वंदना करता हूँ, पूजा करता हूँ। इस गीत के माध्यम से मातृभूमि की स्तुति की गई, उसकी वंदना की गई, पूजा की गई। और जो है उसी समय चटर्जी ने अपने उपन्यास में इस वंदे मातरम गीत को शामिल कर लिया। अब ये एक चित्र बच्चों है, ये भारत माता के चित्र आप देख रहे हैं, जिसे अवनींद्र नाथ टैगोर ने 1905 में ये भारत माता के चित्र बनाया था। ये भारत माता की छवि बनाई। जिस समय ये चल रहा था, भारत माता को एक मातृ देवी के रूप में जो है लोग अपनी माँ के रूप में देख रहे थे इस भारत को, उसी समय उन्होंने ये एक छवि बना दी। ये छवि लोगों के दिलों में आ गई, और इस छवि में क्या दिखाया गया कि भारत माता एक सन्यासिनी के रूप में उनको दर्शाया गया। बिल्कुल शांत गंभीर मुद्रा में वो खड़ी है सन्यासिनी के रूप में, और उनके हाथ में जो है कुछ चीजें हैं जो ये दर्शा रही हैं कि वो लोगों को शिक्षा, अनाज तथा कपड़े दे रही हैं। तो ये सारी चीजें जो है लोगों के मन में जो है, मन मस्तिष्क में इस तरह से बसने लगा कि लोगों में एक सामूहिक अपनेपन की भावना आने लगी। हर किसी को लगा कि हम इसी मातृभूमि, इसी भारत माता के बच्चे हैं। तो ये छवि के प्रति जो है राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक होता है। ये जो छवि होती है, ये इसके प्रति जो श्रद्धा होती है, यही जो है राष्ट्रवाद में जो है आस्था का प्रतीक है। एक तरह से लोगों के मन में बिल्कुल बैठ जाता है ये। और इसी के साथ जो लोक गाथा गीत होती है, जो लोग छोटे मोटे गीत अपने जो स्थानीय क्षेत्र, स्थानीय लोगों के आधार पे जो कहानियां गढ़ी जाती थी, उसके आधार पे जो गीत गाते थे, या बाल गीत होता था, या लोक कथाएं होती थी, ये सारी चीजें इनके जो है द्वारा लोक परंपराओं को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। तो अब जो ये देखेंगे कि लोक परंपरा पुनर्जीवित
करने का एक तरह से एक आंदोलन चलाया गया कि लोग जो है किस तरह से इसको जो है ये जो परंपराएं हमारी हैं इसको जो है फिर से पुनर्जीवित करना चाहिए। तो इसमें क्या किया गया कि राष्ट्रवाद में जो है लोक कथाओं के पुनर्जीवन का बहुत बड़ा योगदान था। जो राष्ट्रवाद को एक तरह से बढ़ावा देने में इनका जो बहुत बड़ा योगदान था, इनका प्रयास इसमें था। तो भाट व चारण जो होते थे, कुछ भाटों व चारणों द्वारा कुछ कहानियां या गीत जो सुनाई जाती थी, जो लोक कथाएं गाई जाती थी, तो बच्चों प्राचीन समय में क्या था कि गाना वाना गाने के लिए कुछ लोग होते थे जो घूम घूम के घरों घरों में कहानी कविता या कुछ भी सुनाते रहते थे। तो लोग उस समय मनोरंजन का साधन था एक तरह से। तो इन भाटों व चारणों द्वारा जो सुनाई जाने वाली लोक कथाएं थी, उसका भी जो है इस राष्ट्रवाद के विकास में बहुत बड़ा योगदान था। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी इन्हीं लोक परंपराओं को बचाने का प्रयास किया और ये पूरे भारत में एक तरह से भ्रमण करना शुरू कर दिए और इसका संग्रह करने लगे। ये जो कहानियां कथाएं जो गीत होते थे, इन सबका उन्होंने संग्रह करना शुरू किया। तो इसी तरह एक जो है नटेशा शास्त्री थे जो कि मद्रासी थे, इन्होंने अपनी किताब जो है फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया, तो इनकी जो बुक थी द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया, इसमें इन्होंने क्या किया कि इसको तमिल भाषा में इन लोक कथाओं का 4 खंडों में इन्होंने इसका संकलन किया था, जिसमें ये मद्रासी भाषा में था, जिसमें इन्होंने ये सारे जो है लोक कथाएं वगैरह जो थी उसको इकट्ठा करने का प्रयास किया था। और इनका कहना था कि यह लोगों के असली विचारों और विशिष्टताओं की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति है। ये किसका कहना था? नटेशा शास्त्री का। कि ये जो लोगों के बीच में ये जो कहानियां कविताएं और जो इसका संकलन इन्होंने किया था, कि कह रहे हैं कि ये असली विचार और विशिष्टता जो है, इन विशिष्टताओं की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति है जो निकल के लोगों के अंदर से आती है। और एक ये चित्र बच्चों जवाहरलाल नेहरू की ये फोटो बनी हुई है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये दिखाया गया कि भारत माता को अपने सीने से लगाए हुए, अपने दिल से लगा के रखे हैं। तो ऐसे बहुत सारे चित्र उस टाइम पर आए थे जब ये दिखा रहा था कि जो राजनेता हैं, नेता लोग जो थे, जो देश को आजादी दिलाना चाहते थे, वो अपने मस्तक को जो है भारत माता के चरणों में समर्पित कर रहे हैं, जो कि एक तरह से बलिदान की भावना ला रही थी लोगों के अंदर। फिर उसी टाइम पे चित्रों व प्रतीकों का दौर आया एक। तो जब स्वदेशी आंदोलन जब चल रहा था, तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा निकल कर के आया, जिसमें हरा, पीला और लाल रंग दर्शाया गया था और इसमें कमल के 8 फूल जो है वो 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते थे। इसी के साथ बीच में अर्धचंद्र भी दिखाया गया था। तो ये झंडे के माध्यम से एक तरह से लोगों ने अपने देश का प्रतीक दिखा रहे थे और इसके माध्यम से राष्ट्रवाद लाने का प्रयास किया गया। फिर उसी समय 1921 तक जो है गांधी जी का स्वराज का झंडा भी तैयार हो गया और ये झंडा भी तिरंगा ही था, जिसमें सफेद, हरा और लाल रंग का प्रयोग किया गया था और मध्य में जो चरखा दिखाया गया था वो स्वावलंबन का प्रतीक था कि हम स्वावलंबी हैं, हम आप पे आश्रित नहीं हैं। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में जब इस झंडे को लेकर के लोगों ने जो है अपना जुलूस निकाला, तो एक तरह से ये अंग्रेजों को दिखाने का प्रयास किया गया था कि हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे और हम स्वावलंबी, हम अपने से अपना सारा काम करेंगे। फिर इसके बाद इतिहास की पुनर्व्याख्या और राष्ट्रवाद की भावना का क्या रोल है, ये देखेंगे हम। तो बच्चों ऐसा हुआ कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने में भारतीय इतिहास का बहुत बड़ा योगदान था। तो ये किया गया, हुआ क्या कि अंग्रेजों की नजर में हम बिल्कुल आदिम जमाने के थे, हम अपने देश का शासन नहीं चला पा सकते थे, इसलिए वो हमारे ऊपर राज कर रहे थे, ऐसा उनका कहना था अंग्रेजों का। तो ऐसे में भारतीयों ने क्या किया, अपने इतिहास को खंगालना शुरू किया, अपने इतिहास को सामने लाकर रखना शुरू किया कि जब हम जो है ये वास्तुशिल्प, गणित, विज्ञान, हर चीज में हम बहुत आगे थे, उन सारी चीजों को आगे लाने का प्रयास किया गया। तो अतीत का जो गौरव गान किया गया, उसके माध्यम से भी जो है राष्ट्रवाद की भावना को लाने का प्रयास किया गया। लेकिन यहाँ एक समस्या ये आई कि जो अतीत का गौरवगान था, जो हमारी अतीत की परंपराएं जो हमारी थी, वो हिंदुओं के अतीत से संबंधित थे। तो ऐसे में जो है जो अन्य समुदाय के लोग थे वो अलग थलग महसूस करने लगे। तो ये एक छोटी सी समस्या आ गई थी। थोड़ा सा जो है लोगों में जो साझा संस्कृति की जो बात आ रही थी, वहां पे थोड़ी सी दूरियां आने लगी। फिर इस जो है सामूहिक अपनेपन के भाव का ये निष्कर्ष ये निकला कि
अंत में क्या हुआ कि अंग्रेजों के खिलाफ लोगों में जो गुस्सा बढ़ रहा था, इस गुस्से ने फिर भारतीय समूहों को और वर्गों में बटे हुए थे, इनमें एकता लाने का प्रयास किया। ये जो लोग अंग्रेज से जो गुस्सा होते थे, तब वापस सब में एकता आ जाती थी। एक बच्चों चित्र बना हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में महिलाओं का एक जुलूस, कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जो है अपना जुलूस निकाल रही हैं। और ये जो है जितने भी वर्ग थे, जो समुदाय थे, चाहे जो भी हो, उनका क्या था, एक ही जो है मकसद था कि इन अंग्रेजों से हमको मुक्ति पाना है। लेकिन औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का सबका अपना अपना अलग अलग अर्थ था। फिर भी कांग्रेस ने क्या किया, इन जो है मतभेद था, जो विभेद था, इन विभेदों को हल करने का प्रयास किया और ये सुनिश्चित किया कि हम इन विभेदों को, इसका हल हम कर लेंगे। इस तरह से बिखराव और आंतरिक टकराव के बावजूद राष्ट्र औपनिवेशिक शासन से मुक्ति चाहता था। ये इस पूरे चैप्टर का ये निष्कर्ष था कि पूरा देश जो है, भले ही हमारे अंदर टकराव था, हमारे अंदर जो है आंतरिक टकराव, बिखराव या जो कुछ भी था, मतभेद था, उन सब के बावजूद हम जो है पूरे देश के लोग, भारत के हर देश के लोग एक इस भारत माता की छवि के अंदर उनके जो है नीचे खड़े होकर के इस औपनिवेशिक शासन यानी अंग्रेज शासन से मुक्ति चाहते थे। तो बच्चों, आज ये चैप्टर यहाँ समाप्त हुआ। थैंक यू।